हेलो, गुड इवनिंग। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के बारे में। ख़ास तौर पे जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये एक उसमें जुड़ी हुई कुछ गैर आधारित स्वैच्छिक व्यवस्थाएं हैं जो स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत तथा नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग को बढ़ावा देती है। इसकी उत्पत्ति IPOI को 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुए पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया था। यह व्यवहारिक सहयोग के जरिए समान विचारधारा वाले देश के साथ नई साझेदारी बनाकर एक समुदाय की भावना का निर्माण पर केंद्रित है और यह भारत द्वारा 2015 में शुरू में की गई क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल की अवधारणा पर आधारित है। सागर पहल का विजन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और मानदंडों का सम्मान करते हुए आर्थिक सहायता और समुद्री सुरक्षा चिंताओं को साझा मंच पर लाते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। तो IPOI के 7 स्तंभ और उसके नेतृत्व करने वाले देश में समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग, व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन, इन सब मुद्दों पे बात होती है। हिंद महासागर का IPO का जो महत्व है वह सामरिक प्रासंगिकता या सुरक्षा एवं भू राजनीतिक चुनौतियों पर आधारित हिंद प्रशांत की पारंपरिक धारणा का विस्तार करती है तथा आर्थिक विकास और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने जैसी विषयों को समुद्री सहयोग के क्षेत्र में शामिल करती है। सामूहिक प्रयासों को समाकेतित, समन्वित एवं चैलेंज करना यह समुद्री सुरक्षा और सतत विकास के साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के दिशा में विविध पहलों में समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्रीय भागीदारी को एकजुट करती है। उदाहरण के लिए आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक और इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव एक दूसरे के पूरक हैं। क्षेत्रीय खतरों से निपटना यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार से निपटने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए 2020 में भारत और वियतनाम IPOI के अनुरूप अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए थे। समुद्री सुरक्षा IPOI का समुद्री सुरक्षा स्तंभ भागीदारी के बीच सहयोगात्मक जुड़ाव के माध्यम से हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर केंद्रित है। संसाधनों को हासिल करने पर आधारित भू राजनीति का समाधान या महत्वपूर्ण खनिज कोबाल्ट, लिथियम, निकिल आदि और दुर्लभ भू संसाधनों जैसे टेलुरियम, नियोडियम इत्यादि की आपूर्ति को सुरक्षित करने में सहयोग को बढ़ावा देती है। लचीला फ्रेमवर्क और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अनुकूल व गैर संस्थागत मंच प्रदान करती है। इससे हिंद प्रशांत की उभरती हुई चुनौतियों से निपटने में सामंजस्य पर आधारित कार्रवाई संभव हो पाती है और हिंद प्रशांत महासागर के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं संस्थागत क्षमता एवं कार्रवाइयों की कमी के संदर्भ के अंतर्गत हितधारक और बहुपक्षीय सहयोग के लिए सुप्रभाषित दिशा एवं एजेंडा का अभाव है। तो यह समस्या इस पहल के प्रभाव को सीमित कर रही है। अगर भू राजनीतिक तनाव की बात अगर करें तो यह हिंद प्रशांत की धारणा को जटिल बनाता है क्योंकि चीन हिंदी प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी देशों की बढ़ती सक्रियता को उसके चीनी प्रभाव को कम करने वाली एक और कार्रवाई मानती है। संसाधन की कमी में संयुक्त पहलों के लिए वित्त पोषण तंत्र की कमी तथा भागीदारी देश के बीच तकनीकी और अवसंरचना क्षमताओं के स्तर पर काफ़ी असमानता है। भागीदारी देश की विनियामक व्यवस्था में सामंजस्य की कमी, भागीदारी देश की राष्ट्रीय नीति नियम और विनियमक काफ़ी अलग अलग है। इन नीतियों और नियम विनियमों में सामंजस्य बैठना तथा साझा मानक का निर्माण करना एक बड़ी चुनौतियां भी है। तो अगर हम देखें कि क्षेत्र के सभी देशों के शामिल करने से जो जुड़े मुद्दे इस पहल में पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी सहयोगी परिषद के देशों का सीमित प्रतिनिधित्व आगे की राह है, तो विजन और व्यापक एजेंडा जैसे चर्चा, संवाद आदि के आधार पर
OI के लिए एक सामूहिक विजन स्टेटमेंट को अपनाया जा सकता है, तो प्रत्येक स्तंभ के लिए अगले 5 वर्ष हेतु एक संक्षिप्त योजना और एजेंडा की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। प्रत्येक स्तंभ पर संवाद, किसी स्तंभ विशेषात्मक प्राप्त अग्रणी देश को संबंधित स्तंभ पर समय समय पर वार्ताओं का आयोजन करना चाहिए। आयोजन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया मैरीटाइम फोरम, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे फोरम के सम्मान में आयोजित किए जा सकते हैं। पूर्वी अफ्रीका खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में लघु द्वीपीय देशों की भागीदारी, ऐसे देशों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कदम IPOI को वास्तव में एक क्षेत्रीय कंस्ट्रक्ट बना देता है। समय समय पर सूचनाएं साझा करना, अग्रणी देशों द्वारा प्रत्येक स्तंभ से जुड़े एजेंडा एवं सहयोग पर वार्षिक विवरण भागीदारी देशों के साथ करनी चाहिए, तो एजेंडा की दिशा पर साझा समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। निष्कर्षतः भारत का हिंदू प्रशांत प्रति दृष्टिकोण इनकी एक्ट ईस्ट नीति का विस्तार है। यह दृष्टिकोण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशित और नौवहन की स्वतंत्रता को महत्व देता है। यह जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महासागरों में सभी देशों के लिए एक संतुलित व सहयोगात्मक फ्रेमवर्क को प्रोत्साहित करता है। अगर हम आगे की बात करें तो जो एक तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसके वो भी सुर्खियों में है। हाल ही में अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अधिकारियों ने तुर्कमेनिस्तान की सीमा के अंदर पूर्ण हो चुकी तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया और साथ ही अफ़गानिस्तान ने कहा कि वह जल्दी इस पाइपलाइन की परियोजना को शुरू करेगा। शतक 1990 के दशक के मध्य में इस पाइपलाइन की शुरुआत की गई, लेकिन कुछ कारणवश ये रुकी हुई थी। लेकिन अब जब गलकनिस गैस क्षेत्र को पहले ओलोटेन गैस क्षेत्र कहा जाता था, इसकी खोज 2006 में हुई। यह मैरी से 75 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो यह दुनिया के 5 सबसे बड़े गैस क्षेत्र में से एक है। इस क्षेत्र में अनुमानतः 4 से 14 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार मौजूद है। तो ट्रिलियन क्यूबिक मीटर से के प्रमाणिक वाणिज्यिक भंडार है। इस क्षेत्र के लगभग 300 मिलियन टन क्रूड ऑयल का भी पता लगता है। यह तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का प्रस्तावित 1814 किलोमीटर तक की पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन के माध्यम से गालेनिकिस गैस फील्ड से प्रतिवर्ष 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का निर्यात किया जाता है और इसे एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है और यह बैंक परियोजना के विकास के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर में भी काम करता है। तापी परियोजना का अगर हम महत्व देखें तो यह भू राजनीतिक परस्पर आर्थिक निर्भरता भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंधों को बताती है और यह संभावित रूप से सस्ती प्राकृतिक गैस से पहुंचने की भी आदत है। निष्कर्षतः ये देखते हैं कि दक्षिण और मध्य एशिया में बदलने की क्षमता को आगे बढ़ाना और आर्थिक विकास को और गति देने में यह पूर्ण तरह का है और ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे देश के राजनीति में और खनन और प्राकृतिक जो हमारी समस्या है उसे समाधान करने के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम होगा। धन्यवाद।